करीब 2.5 दशक पहले वो चंडीगढ़ की एक ठंडी धुंध भरी शाम थी जब एक युवा पत्रकार बाइक से शहर की सड़कें नाप रहा था। उसके मन में बड़ी उमड़ घुमड़ थी। शायद उस उम्र की एक पहचान ये भी है कि हम जल्दी संतुष्ट नहीं होते। कुछ तलाश होती है, कुछ हासिल करना होता है। मन के भीतर चल रहे इसी संघर्ष से नई मंजिलों का सफर शुरू होता है। तो उस युवा पत्रकार ने भी वही कहा जो कई सालों बाद तमाशा के वेद ने कहा, कहानी अपनी है यार, उसकी एंडिंग भी अपन ही तय करेंगे। और वो चला आया मुंबई। आहिस्ता आहिस्ता कदम मजबूत हुए, काबिलियत को पहचानने वाले कुछ लोग मिले, कुछ दोस्त बने और आज दुनिया के होंठों पर उसके लिखे गीतों की एक लंबी फहरिस्त है। आपके सामने है हमारे इमोशंस को शब्दों में पिरोने वाले मशहूर गीतकार इरशाद कामिल साहब। इरशाद साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी क्रिएटर्स के मंच पर। हालांकि जो किस्से सुनाए उन्होंने निशब्द कर दिया है मुझे, लेकिन फिर भी रोजी रोटी है तो सवालात आपसे पूछने पड़ेंगे क्योंकि पत्रकार सर भी रह चुके हैं। शुक्रिया। मतलब आप, मुझे नहीं अंदाजा था कि आप इतनी देर मुझे झेल सकते हैं। आपसे आप यकीन मानिए, मैं हर बार जब बात करता हूं तो मैं चेहरे पढ़ने की कोशिश करता हूं। जो सामने लोग होते हैं, मेरी बात कहां तक पहुंच रही है ये जानने की कोशिश करता हूं। और आज रिजल्ट 100% था। ये मेरे साथ होने वाला शायद पहला खूबसूरत हादसा है। आपको आदत डाल लेनी चाहिए सर। अब जी, आपको आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि जिस तरह की आप लिखते हैं, जो शैलेंद्र और जो साहिर साहब लिखते थे, आपकी कम नहीं है सर। वैसी रीच है, देखिए सामने। नहीं, वो बहुत आप रॉक स्टार के जॉर्डन हो जाते हैं, सुल्तान हो जाते हैं, जी। गीत के आदित्य हो जाते हैं जब भी मेट के। कैसे आप इतना अच्छा लिख जाते हैं? अब ये तो बड़े कमाल की बात है। कोई काम कैसे करता है? अगर वो ये सोचे कि ये काम वो कर रहा है जो वो कर रहा है, तो एक दिन ऐसा आएगा वो इंसान वो काम करना भूल जाएगा या उतना अच्छा काम करना उसके लिए मुनासिब नहीं होगा। असल में ये काम मैं नहीं करता, मेरे जरिए होता है, करता कोई और है। वो भेजता है। कभी खाली कागज, सच मानिए, खाली कागज की मैंने जो बात की अभी थोड़ी देर पहले आपने सुना कि खाली कागज में नजर आती है, खाली कागज में नजर आती है वो तस्वीर। कभी खाली कागज एक खेत हो जाता है। मुझे नहीं पता होता कि उस खेत में कौन सी फसल उगने वाली है। मुझे नहीं पता होता कि उस पे लफ्ज़ों से कौन सी चित्रकारी होने वाली होती है। खाली कागज़ होता है, मैं होता हूँ अपने आप से खाली, अपने आप से खफा। और कहीं से कोई ख्याल आता है, कहीं से कोई बात आती है जो अचानक मेरी सोच पे दस्तक देती है। और हर चीज़ एक नुक्ते से शुरू होती है। हर चीज़ एक डॉट से शुरू होती है। कागज पे पेन का डॉट लगा और फिर वो कैसे बहा और किस तरफ बहा मुझे नहीं पता मेरे भाई। ये बड़ा मुश्किल सवाल था तुम्हारा। अच्छा, आपकी पैदाइश पंजाब के मलेरकोटला की है। पहली बार कब लगा कि बॉस मुझे लिखना ही है, मैं इसी के लिए पैदा हुआ? एक्चुअली ये मुझे पैदा होने से पहले ही लग गया था कि मुझे लिखना है। क्योंकि इस वजह से मैं कह रहा हूँ, मेरा नाम इरशाद है और मेरी माँ से मेरी बात होती थी कि, तो मुझे उसने बताया कि घर के काम काज ख़त्म करने के बाद, चूल्हा चौका करने के बाद, चौका चूल्हा करने के बाद मैं घर पे बैठती थी। सब वही टाइम मिलता था, 10 साढ़े 10 बज जाते थे सबको खाना वाना खिलाते हुए। जॉइंट फैमिली थी तो बड़े बड़े ट्यूब्स वाला रेडियो होता था। तो तुम्हारे फादर उस पे ऑल इंडिया रेडियो पे एक प्रोग्राम चलता होता था, तामिल इरशाद। वो प्रोग्राम लगा देते थे, उसमें गाने चलते थे और वो गाने सुनते सुनते फिर बातचीत भी होती रहती थी।
तो मुझे लगा कि ये कितना कमाल का है, तामिल इरशाद। मुझे साउंड बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा चल अगर लड़का हुआ तो इसका नाम इरशाद ही रख दूंगी। तो देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा था कि मेरा बहुत पहले से गीतों के साथ ताल्लुक हो गया था। अब वो तामिल की जगह कामिल हो गया, तो कामिल इरशाद हो गया वो तामिल इरशाद की जगह। तो ये फिर धीरे धीरे जिंदगी कहीं ले आई, और ले आई तो अचानक से मेरा लिटरेचर की तरफ रुझान बढ़ने लगा। लिटरेचर की तरफ रुझान बढ़ा तो लिखने की, जो लोग लिखते हैं वो बहुत कम डिप्रेस होते हैं, सच कहता हूं। यहां जो लोग बहुत ज्यादा किसी वजह से अगर डिप्रेस होते हों तो आप लिखिए। लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कविता, कहानी या कोई गीत ही लिखना है। कुछ भी लिखिए, लिख के कागज फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो वो लिखना शुरू हुआ, और कैसे रुझान हो गया मेरा लिखने की तरफ। और लिखते लिखते फिर एक दिन सोचा कि शायद मुंबई मुझे बुला रही है, तो मुंबई का रुख कर लिया। किस्सा बड़ा मशहूर आप कैसे सुनना चाहते हैं कि आप एक इंटरव्यू करने गए पत्रकार के नाते मुंबई के एक फिल्म मेकर का, उन्होंने 2 पराठे खिलाए और आप मुंबई चले गए। थोड़ा बताइए अच्छे से। जी, एक बहुत ही मेरे आदरणीय डायरेक्टर हुए हैं लेख टंडन साहब। उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं। जो पुराने फिल्मों के शौकीन लोग हैं उन्होंने नाम सुने होंगे। जैसे प्रोफेसर एक पिक्चर आई थी शम्मी कपूर की, लाल छड़ी मैदान खड़ी, आपने गाना सुना होगा। या झुक गया आसमान, राजेंद्र कुमार साहब की पिक्चर आई थी। उन्होंने अच्छी पिक्चरें बनाई। तो वो शूट करने के लिए चंडीगढ़ आए हुए थे। उन दिनों में एक अखबार के साथ पत्रकार था, और पत्रकारिता करते हुए मुझे ये असाइनमेंट मिला था कि वो शहर में आए हुए हैं तो मैं उनका इंटरव्यू लेने जाऊं। मुझे नहीं पता था कि उनको जो बॉम्बे से जिस लेखक के साथ, राइटर के साथ उनका ताल्लुक है, वो उनको थोड़ी ट्रबल दे रहा है, उनको पसंद नहीं आ रहा उसका लिखा, या शायद लेट पहुंच रहा है स्क्रिप्ट। तो उन्होंने किसी को बोल रखा था कि यार कोई नया राइटर हो तो मुझे बताना, कहानी तो मेरे दिमाग में है, मैं थोड़ा सा उसको ब्रीफ कर दूंगा तो कुछ बात बन जाए। यहाँ 100-200 लोगों का यूनिट बैठा हुआ है बिना काम के होटल में। तो मैं उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया। तो मैं बात कर रहा था उनसे उनके रूम में। इतनी देर में वो लैंडलाइन फ़ोन जो रूम में होता है वो बजा। उन्होंने फ़ोन उठाया, हेलो। आगे से उनको कुछ बात हुई। अच्छा, मिल गया राइटर? हाँ, क्या नाम बताया? ओह अच्छा। तो उन्होंने कहा कि ये लड़के का नाम भी कुछ वैसा सही है। उन्होंने कहा तुम्हारा क्या नाम है बेटा? मैंने कहा जी इरशाद। अच्छा, उसका आगे क्या नाम है, पूरा नाम क्या है? ओह अच्छा, तुम्हारा पूरा नाम क्या है बेटा? मैंने कहा जी इरशाद कामिल। वो कहते अरे वो तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है। रख दिया फ़ोन। तो वो इंटरव्यू देते देते मुझे ले गए अपने साथ गाड़ी में। अच्छा, कहते चलते चलते बात करते हैं। चलने लगे, गाड़ी में चल रहे थे हम। मुझे लगा कि ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है अगर किसी को इस तरह के पर्सनल जोन में जाके इंटरव्यू मिल जाए। आप तो बहुत अच्छी तरीके से समझते होंगे इस बात को कि उस पर्सनल जोन में आपकी बातचीत हो जाए तो कितनी अच्छी बात है। अब हम बातचीत कर रहे थे पर्सनल जोन में उनके साथ, और लोकेशन आ गई तकरीबन 20 मिनट बाद। वो उतरे और वो पूरी कहानी मुझे इस 20 मिनट में बता रहे थे कि ऐसा होता है, एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, जो भी होता है उसमें। और उतरे तो उन्होंने कहा अच्छा तुम नाश्ता कर लो। ये मैं बड़ा खुश हो गया कि यार मैं अकेला ही रहता था उस टाइम पे, अकेला ही था, तो नाश्ता वाश्ता। और मैंने भी 2 पराठे रख लिए अपनी प्लेट में जो सबको मिल रहे थे। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी जो मैंने तुम्हें कहानी सुनाई है ना, इसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखो बैठ के। आधे घंटे के अंदर मैं सेट लगा रहा हूँ, लाइटिंग कर रहा हूँ और शूट करना है। आप यकीन मानिए मुझे समझ में नहीं आया कि ये जो 2 पराठे मैंने प्लेट में डाल लिए हैं ये रखूं या खाऊं या क्या करूं इनका।
तो ऐसे मेरा सिलसिला शुरू हो गया और उनके साथ मैंने तकरीबन 22 दिन वहाँ पे शूट किया, क्योंकि मैं प्रिंट मीडिया में था तो शाम को 5 बजे ऑफिस जाया करता था, पूरा घूम घाम के, जैसा कि होता ही है। और सुबह से लेके तकरीबन 9 बजे से 4 बजे तक उनका काम किया करता था। और 22वें दिन उन्होंने मुझे बॉम्बे का टिकट दे दिया। मैंने कहा मैं बॉम्बे कहाँ जा रहूँगा? तो उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं रहने की बात है, सिर्फ 15 दिन का शूट है, तुम चलो और वो ये शूट पूरा करवा दो और फिर तुम वापस आ जाना। तो मैं गया और मैं फिर तकरीबन 9-10 महीने वापस ही नहीं आ पाया। अच्छा, आपके परिवार से किसी ने ये भी कह दिया था कि आनंद बख्शी बना देंगे क्या? हाँ, ये तो होता ही है ना। हमारे मध्यवर्गीय परिवारों की एक बड़ी खासियत होती है, उनको आपकी आला शख्सियत को कम आंकने का हुनर आता है। ये बड़ी कमाल की खासियत होती है। आप बहुत अच्छा गाते होंगे, आपका बड़ा भाई कहेगा अरे ये कोई गाना होता है क्या? आप बहुत अच्छा ओरेट करते होंगे, बोलते होंगे, क्या बकवास करता रहता। आप बहुत अच्छा लिखते होंगे, यार बेकार में क्यों स्टेशनरी खराब कर रहा है तू। तो जब मैंने कहा कि मैंने बॉम्बे जाके गाने लिखने हैं तो मुझे भी कहा गया अरे ऐसे थोड़े ना कोई आनंद बख्शी बन जाता है यार। और सच पूछें, मैं आनंद बख्शी या साहिर लुधियानवी या शैलेंद्र बनने के लिए बॉम्बे गया भी नहीं था, मुझे इरशाद कामिल ही रहना था। आपने हज़ारों पत्रकारों को ख्वाब दे दिया है कि जब आप अपने पेशे से ऊब जाएं तो आगे बढ़ जाएं। हमारे कई पत्रकार दोस्त कहते हैं चलो कुछ किया जाए, इरशाद की तरह जिया जाए। सो ऐसे बिल्कुल। पत्रकार बंधुओं को जो अपने पेशे में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या सलाह देंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये तो वो खुद ही सलाह खुद को दे रहे हैं, खुद ही सलाह। उड़ान, जी, उड़ान, मोह, वो आसानी छोड़नी है, वो मुश्किल पकड़नी है, मुश्किल को आसान कर लेना है, इतनी सी जिंदगी है। अच्छा, एआई वर्सेस लेखक की क्रिएटिविटी, आज के दौर में एआई की बहुत बात हो रही है। जी, आप क्या मानते हैं कि जो लेखक की सोच है वो ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि जो एआई है वो नहीं लिख सकता जो पहले, वही लिख सकता जो पहले लिखा गया हो। तो क्या मानते हैं इरशाद साहब? मुझे ऐसा लगता है कि एआई ना बहुत सारी चीज़ों में अ, हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। आपने खुद ही कहा कि एआई आपको वो बताता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको वो नहीं बताता जो आप लिख सकते हैं। आपको पता नहीं है, अगर एआई होता आज के ज़माने में, आइंस्टाइन भी होता, तो आइंस्टाइन ने जो डिस्कवर कर लिया क्या एआई कर पाता? नहीं कर पाता ना। तो यकीन मानिए शायर भी किसी साइंटिस्ट से कम नहीं होता। इरशाद साहब, आप अक्सर कहते हैं कि संगीत संगत में बनता है, तो क्या बाकी गीतकारों की इतनी अच्छी संगत नहीं है? नहीं, ये मैं कभी उनकी संगत में बैठा नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं है। जी। मुझे ऐसा लगता है संगीत संगत में उनकी भी अच्छी संगत होगी। मेरा संगत में बैठने का मतलब ये है, जो आजकल डिजिटल चीज़ें आ गई हैं कि आप अपने अपने घर में बैठ के गाना लिख सकते हैं, कोई सिंगर अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर सकता है, म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी स्टूडियो में उसकी धुन बना सकता है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल अच्छी बात हो सकती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने कोविड के दौरान या आजकल भी जूम मीटिंग्स की होंगी, यकीनन की होंगी। तो आपको जूम मीटिंग में और एक जगह पे बैठ के बात करने में कुछ फर्क तो महसूस होता होगा, कुछ तो लगता होगा कि यार इस मीटिंग में कम से कम आंखें तो पढ़ी जा सकती हैं, इस मीटिंग में कम से कम हम वाईफाई के मोहताज तो नहीं हैं, इस मीटिंग में लफ्ज़ एक एक्सप्रेशन के साथ तो आ रहे हैं।
इस मीटिंग में बात करता करता इंसान फ्रीज तो नहीं हो गया है? और एआई कुन फाया कुन और सैयारा जैसे शब्द नहीं दे सकता, ये बिल्कुल आपने नहीं, अभी मैंने क्योंकि लिख दिए हैं, अब दे सकता है। अब दे सकता है। और आप ये भी कहते हैं कि रील्स के इस दौर में डायरेक्टर जो है मांग करते हैं कि गानों की गहराई क्या कम हो रही है, और डायरेक्टर्स की ये डिमांड है कि रील्स के हिसाब से लिखा जाए कि जिसकी रील बहुत वायरल हो जाए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है ये बात मैंने कही ज़रूर है, पर ये बात मैंने कोई उस तरह से ऐसा मत इसको लीजिए कि मैं ये देखिए, एक ज़माना आया था जब गिटार पे धुन सुनी जाती थी। कंपनियां गिटार पे धुन सुनती थी। क्यों सुनती थी? ताकि आप उसको रिंगटोन बना सको। एक ज़माना था जब रिंगटोन इस तरह से होती थी, गानों की धुन गिटार पे बजती थी। अभी अगर गाना रील में आ रहा है तो मतलब वो पॉपुलर हो रहा है, और ये एक अच्छी बात है। गाना 1 मिनट के अंदर अंदर या 40-45 सेकंड के अंदर अंदर जो बात कहना चाहता है, वो बात अगर आप तक पहुंच रही है तो उसके लिए एक राइटर को कह लीजिए या एक कंपोजर को कह लीजिए, इवन सिंगर को एक अलग मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मेहनत हो भी रही है, और ये अगर कहा जा रहा है कि हमें रील चाहिए भी, तो रील चाहिए भी, मुझे भी चाहिए यार। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे गाने की भी 1000-2000 मिलियन रील्स बन जाएं। तो ये एक बहुत समय की डिमांड के हिसाब से बात है। आपके हिसाब से इश्क क्या है? एक भावना है, संघर्ष है, या एक अनुभव है? और एक आपकी बड़ी मशहूर रचना है, वो लड़की ना जाने कहाँ होगी। मेरी खुद की भी पर्सनली बड़ी फेवरेट है। तो कौन वो लड़की? वो लड़की कहाँ होगी। वो लड़की आपकी फेवरेट है? जो जब आप सुनाते हो तो उसको नाम बताओ। नाम बता दें? सर मलेरकोटला के करीब की है। अच्छा। खैर जी, हाँ, इश्क मेरे लिए जो आपने कहा उनमें से कुछ नहीं है। इश्क मेरे लिए मेहनत है। इश्क एक बहुत ही नाजुक घर में रखा हुआ पौधा है। आपको पता होना चाहिए उस घरेलू पौधे को कब धूप चाहिए, कब पानी चाहिए, कब हवा चाहिए, कब उसको खिड़की से बाहर रखना है, कब उसको खिड़की के बाहर से उठा के अपने ड्राइंग रूम में रख लेना है। इश्क एक सही मिकदार में हवा, धूप और पानी मांगता है। हम यही भूल जाते हैं, इसीलिए वो पौधा सूख जाता है। और रही बात वो लड़की की, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। वो लड़की न जाने कहाँ होगी जिसकी आंखों में चाहत का मझधार था, जिसका दिल, अपना दिल जिसके लिए बेहद वफादार था। आज फिर याद आई अचानक वही, जिसको भूले नहीं मेरे पिछले बरस। बात बनके जो निकली ज़बां से कभी, अश्क बनके कभी जो गई है बरस। जहन के कागज़ों में जवां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। जिसके दीदार की ख्वाहिशों में गर्क हो गए थे जवानी के सारे वरक, पेजिस वरक। जिसके दीदार की ख्वाहिशों में गर्क हो गए थे जवानी के सारे वरक। अपने घर के मसाइल में उलझी हुई बात करती भी थी तो नजाकत भरी। उस पे नजरें थी सारे शहर की, मगर आंख अपनी थी उस पे हिफाजत भरी। अब यकीन होगी या कि गुमा होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। खत आधे अधूरे से लिखती थी जो, जैसा चाहूं मैं वैसी ही दिखती थी जो। खत आधा थमा के जो हाथों में कह देती थी खुद पूरा कर लेना। खत आधा थमा के जो हाथों में कह देती थी खुद पूरा कर लेना। मेरे दिल में है क्या तुमको मालूम है, दिल की बातों से कागज को भर लेना। बातें मेरी तुम्हारी ज़बां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। ख्वाब थी वो मेरा, ख्वाब ही रह गई। ख्वाब थी वो मेरा, ख्वाब ही रह गई। सर फिरी सी न जाने कहाँ बह गई।
मेरे कमरे में बिखरी किताबों पे जो लिख देती थी उन सारे ही नामों को जिनको लेके मैं उसको बुलाता था। उस पगली पे जब प्यार आता था, जाने किस अजनबी का जहां होगी, वो लड़की न जाने कहाँ होगी। अब इसके बाद तो सवाल नहीं बनता है, लेकिन पंजाब के मशहूर कवि रहे हैं शिव कुमार बटालवी, काफ़ी प्रभाव दिखता है आपके ऊपर। और जब आप लिखते हैं, जैसे आपने चमकीला पर भी लिखा, कहा जाता है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है पंजाबी का जिस तरीके से आज दिन चढ़िया, तेरे रंग वर्गा, जिस तरीके का कॉम्बिनेशन पंजाबी हिंदी उर्दू का आपका है, इस दौर में किसी और कवि का नहीं है। स्पेशली शिव कुमार बटालवी के बारे में जानना चाहता हूँ। क्रिएटर्स मंच है, और कोई अच्छे से नहीं बता पाएगा जितना अच्छे से आप बता पाएंगे, वो जो दर्द और जो प्रेम उनकी कविताओं में था। असल में कोई पंजाबी जिन्होंने शिव कुमार बटालवी पढ़ा हुआ है, वो शायर हो या ना हो, शिव कुमार बटालवी का फैन और उसका प्रशंसक यकीनन वो है। और हर एक की जिंदगी में थोड़ा सा शिव कुमार बटालवी है, क्योंकि हर एक की जिंदगी में मोहब्बत भी है, मोहब्बत का दुख भी है, मोहब्बत की खुशी भी है, थोड़ा सा बिरहा भी है, कोई लड़की भी है और कोई बिछड़ा भी है, कोई बिछड़ी भी है। तो शिव कुमार बटालवी ने मोहब्बत के उन एहसासों को हम तक पहुंचाया, मेरे हिसाब से जो जितनी बारीकी से पहुंचाया। मैं ऐसा मानता हूं कि पंजाबी शायरी के अगर कीट्स कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अगर पंजाबी शायरी के शेक्सपियर कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। शिव कुमार बटालवी का बतौर पंजाबी, अगर मैं ये कहूं कि बतौर पंजाबी होते हुए शिव कुमार बटालवी का मुझ पे कोई असर नहीं है, तो ये गलत बात होगी। यकीनन मुझ पे है और होना भी चाहिए। इरशाद कामिल साहब आज हमारे साथ जुड़े और एक से एक इन्होंने किस्सा सुनाया, निशब्द भी हमको किया। कल दोबारा एनडीटीवी क्रिएटर्स के मंच पर हम आपके साथ जुड़ेंगे इसी जगह पर। तो दर्शकों का आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।